मैं डॉक्टर अनिल उपाध्याय, सह आचार्य व्यवसाय प्रशासन, सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय अजमेर। हम बीकॉम पार्ट प्रथम और बीकॉम ऑनर्स पार्ट प्रथम के विद्यार्थियों के लिए प्रस्ताव के बारे में हम जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। आज हम इसके आगे प्रस्ताव की स्वीकृति, जिसे प्रतिग्रहण भी कहा जाता है, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करने का प्रयत्न करेंगे। सबसे पहले हम इसके अंतर्गत ये समझने का प्रयत्न करेंगे कि प्रस्ताव की स्वीकृति या प्रतिग्रहण, एक्सेप्टेंस ऑफ प्रपोजल, क्या होता है। भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 2B में इस बात को समझाया गया है कि वह व्यक्ति जिसके समक्ष प्रस्ताव किया गया है, प्रस्ताव के प्रति अपनी सम्मति एसेंट प्रकट कर देता है तो प्रस्ताव स्वीकृत हुआ समझा जाता है। तो इस प्रकार जिसके समक्ष प्रस्ताव किया गया उसने अपनी अगर सहमति या सम्मति प्रकट कर दी तो ये समझा जाता है कि प्रस्ताव स्वीकार हो गया। इस प्रकार हम ये समझ सकते हैं कि स्वीकृति किसी प्रस्ताव पर सम्मति प्रकट करने से होती है। तो यानी कि जब तक प्रस्ताव नहीं होगा तब तक उसकी स्वीकृति का प्रश्न ही पैदा नहीं होता, लेकिन प्रस्ताव के ऊपर सहमति या सम्मति होना आवश्यक है। स्वीकृति के बारे में ये भी कहा जाता है कि स्वीकृति गर्भित, लिखित, मौखिक अथवा सांकेतिक किसी भी रूप में हो सकती है, जब तक कि प्रस्ताव में किसी विशेष रीति से सम्मति देने के लिए नहीं कहा गया हो। इसमें यह बात है कि स्वीकृति किसी भी प्रारूप में हो सकती है, गर्भित हो सकती है, लिखित हो सकती है, मौखिक हो सकती है, सांकेतिक रूप में हो सकती है। ये कानून सम्मत है। लेकिन अगर प्रस्ताव में किसी विशेष बात का उल्लेख किया गया है तो निश्चित रूप से उसी रीति से सहमति सम्मति दी जानी चाहिए। प्रस्ताव की स्वीकृति हाँ या सकारात्मक रूप में ही हो सकती है, नकारात्मक रूप में नहीं। प्रस्ताव की स्वीकृत हो जाने से वह प्रस्ताव प्रतिज्ञा का रूप ले लेता है। जब तक स्वीकृति नहीं जाती प्रस्ताव का कोई महत्व नहीं होता। अकेला प्रस्ताव अथवा अकेली स्वीकृति प्रभावहीन, अक्षम और शक्तिहीन होती है, क्योंकि हम पहले इस बात को प्रस्ताव में देख चुके हैं कि एक व्यक्ति के द्वारा प्रस्ताव रखा जाएगा, दूसरा व्यक्ति उस प्रस्ताव को स्वीकार करता है, दो पक्षकार का होना आवश्यक है। अब इसके संदर्भ में कुछ वैधानिक नियम हैं। तो अधिनियम के अनुसार स्वीकृति पूर्ण और शर्त रहित होनी चाहिए। जो भी व्यक्ति स्वीकृति दे रहा है वह पूर्ण रूप में होनी चाहिए और शर्त रहित होनी चाहिए। प्रस्ताव की स्वीकृति में प्रस्ताव की शर्तों की स्वीकृति भी शामिल है। जब कोई व्यक्ति प्रस्ताव की स्वीकृति को सहमति प्रदान करता है तो इसका मतलब ये होता है कि प्रस्ताव की शर्तों को भी उसने स्वीकार कर लिया है। स्वीकृति प्रस्ताव में दी गई निश्चित विधि के अनुसार होनी चाहिए। ये हम पहले भी देख चुके हैं कि जो भी विधि उसमें बताई गई, गर्भित, लिखित, मौखिक, सांकेतिक, किसी भी रूप में हो सकती है। निश्चित विधि के अभाव में उचित और प्रचलित विधि से स्वीकृति होनी चाहिए। यदि उसमें किसी निश्चित विधि का प्रयोग नहीं किया गया तो प्रचलित विधि का प्रयोग किया जा सकता है। स्वीकृति प्रस्ताव की शर्तों का निष्पादन करके ही दी जा सकती है। ये बात भी श्रीमती कार्लिल बनाम कार्बोलिक स्मोकपॉल कंपनी के अंतर्गत ये बात समझाई गई कि स्वीकृति जो है प्रस्ताव की शर्तों का निष्पादन करके ही दी जा सकती है। स्वीकृति स्पष्ट और गर्भित हो सकती है। स्वीकृति निर्धारित समय पर भी दी जानी चाहिए, ये बात भी इसमें आवश्यक है। निश्चित समय के अभाव में उचित समय में स्वीकृति होनी चाहिए। प्रस्ताव की जानकारी के बिना स्वीकृति देना बेकार है। स्वीकृति उसी व्यक्ति द्वारा दी जानी चाहिए जिसको प्रस्ताव किया गया है। सामान्य प्रस्ताव कोई भी व्यक्ति स्वीकार कर सकता है। यदि प्रपोजल कोई जनरल है, कोई भी व्यक्ति स्वीकार कर सकता है। अस्वीकृत प्रस्ताव पुनः प्रस्ताव किए बिना स्वीकार नहीं किया जा सकता। अगर एक प्रस्ताव एक बार अस्वीकृत हो गया तो पुनः प्रस्ताव करना आवश्यक होगा। प्रति प्रस्ताव स्वीकृत नहीं है। स्थानापन्न प्रस्ताव भी स्वीकृति नहीं बन सकता। स्वीकृति का संवहन होना भी आवश्यक है। प्रस्तावक को स्वीकृति का पता हो जाना चाहिए। मौन रहना स्वीकृति का लक्षण नहीं है। स्वीकृति सक्षम व्यक्ति द्वारा ही दी जानी चाहिए। और अंतिम नियम इसके संदर्भ में ये बताया गया कि औपचारिक अनुबंध की शर्त पर स्वीकृति वैध स्वीकृति नहीं है। धन्यवाद।